दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बीते 16 दिनों में प्रधानमंत्री ने इस देश को 9 बार संबोधित किया है। ये 9 बार इसलिए क्योंकि हर संबोधन में इस देश के किसानों का जिक्र था, एग्रीकल्चर से जुड़े कानून का जिक्र था और इसके जरिए किसानों को क्या लाभ होगा इसका जिक्र उन्होंने किया। और आज भी उन्होंने जो संबोधन किया फिक्की में, वह भी इस देश के किसान और इस देश की कृषि व्यवस्था को लेकर था। बीते 16 दिनों में इस देश के कृषि मंत्री ने 21 इंटरव्यू दिए हैं। इन 21 इंटरव्यू को देश के न्यूज चैनलों ने बार बार दिखाया है। इस देश के वाणिज्य मंत्री ने 9 इंटरव्यू इन्हीं 16 दिनों में दिए हैं, जिसको बार बार न्यूज चैनलों में दिखाया गया है। इस देश के 9 कैबिनेट मिनिस्टर्स ने कई बार इंटरव्यू अलग अलग तरीके से यह कहकर दिए हैं कि किस तरीके से कृषि से जुड़े कानून किसानों के लिए फायदेमंद हैं। इस देश के 2 राज्यों के मुख्यमंत्री, जिसमें एक उत्तर प्रदेश के और दूसरे मध्य प्रदेश के हैं, इन्होंने भी कई इंटरव्यू दिए और इसको बार बार न्यूज चैनलों में दिखलाया गया। इस देश के भीतर का प्रिंट मीडिया, उसका भी आंकड़ा लीजिएगा तो 16 इंटरव्यू देश के राष्ट्रीय न्यूज़पेपर्स में छपे हैं, जो हिंदी और अंग्रेजी में दिल्ली से निकलते हैं। यानी बीते 16 दिनों में 100 से ज्यादा इंटरव्यू लिए गए मीडिया के जरिए किसानों की बाबत, और किसानों को इससे क्या लाभ होगा इसे बार बार बताने की कोशिश की गई। जैसे ही किसानों ने अंबानी और अडानी का जिक्र किया, इन शब्दों को पूरे तरीके से इसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने छुपा लिया। और यह हर कोई जानता है कि प्रचार के लिए प्रधानमंत्री पर कितना खर्च बरस बरस लगातार होते जा रहा है। अगर 2014 से 2019 तक देखते हैं तो हर बरस लगभग 1100 करोड़, और जब इकोनॉमी डगमगाई और किसानी अब आंदोलन की रथ पे आ गई तो इस बरस लगभग 730 करोड़ रुपए प्रचार पे खर्च हुए हैं। ये सारे मैसेज क्या हैं? क्या इस देश के भीतर में अब मीडिया की भूमिका सिर्फ सरकार की बातों को दिखाने की है? क्या मीडिया की भूमिका अब सरकार जिन बातों को कहती है उसे सही बताने की है? क्या इस देश के भीतर में मीडिया की मौजूदगी सिर्फ और सिर्फ सरकार के जरिए अपने आप को बचाए रखने की है? यह कौन सी परिस्थिति है? क्योंकि एक सच तो यह है कि इस देश के भीतर में किसान आंदोलन कभी भी आजादी के बाद इस तरीके का नहीं हुआ जिस दिशा में यह किसान आंदोलन बढ़ रहा है। इससे पहले याद कीजिएगा, आजादी से पहले तो तिभागा का आंदोलन आपको याद आएगा, जब वो तेलंगाना के इलाके से शुरू हुआ था, या उससे पहले चले जाइएगा तो बिहार में सहजानंद सरस्वती जी ने उस वक्त आंदोलन शुरू किया था जब जमींदारी प्रथा के खिलाफ वो खड़े हुए थे। उस दौर में चंपारण भी याद आएगा, खेड़ा का आंदोलन भी आपको याद आएगा, बहुत सारे आंदोलन याद आएंगे। लेकिन आजादी के बाद आप टिकैत के आंदोलन के बाद रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। और संयोग से टिकैत के आंदोलन के बाद ही इस देश में जो न्यूज चैनल हैं उनकी भरमार शुरू हुई और भारत के भीतर में मीडिया प्राइवेट हाथों में आया, जिसने इस देश की नब्ज को पकड़ा, उसे दिखाना बताना शुरू किया। लेकिन पहली बार इस देश की अर्थव्यवस्था को लेकर किसान आंदोलन एक नई परिभाषा गढ़ रहा है। इस देश के भीतर में जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की पॉलिसीज लगातार अपनाई जा रही है, उसको लेकर किस तरीके से घाटे का सौदा इस देश की आत्मनिर्भरता को लेकर भी है और यहां के किसान मजदूरों को लेकर भी है। संयोग से किसान आंदोलन उस दिशा में जा रहा है। संयोग से किसानी के भीतर में कितना घाटा इस दौर में लगातार मार्केट इकोनॉमी या इकोनॉमिक रिफॉर्म के जरिए हुआ है, यह भी इस देश का सच है। तो क्या 1991 के आर्थिक सुधार जो पीवी नरसिम्हा राव ने किए थे, उसके बाद एक लंबा सफर 29 बरस का रिफॉर्म के बाद कोई भी चीज आगे बढ़ नहीं पाई, तो क्या उसकी उम्र पूरी हो गई है? और किसान आंदोलन इस देश की अर्थव्यवस्था को अब नए तरीके से परिभाषित करने की दिशा में बढ़ चुका है, जिसे रोकने का प्रयास मीडिया के जरिए सरकार और उसके कैबिनेट मिनिस्टर्स या सत्ताधारी राजनीतिक दल के अलग अलग सूबे के मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं। और इन सब के बीच राजनीतिक शून्यता है, एक ऐसी राजनीतिक शून्यता है जिसके भीतर यह एहसास नहीं है कि दरअसल इस देश में जो महंगाई दर है, जो पेट्रोल डीजल की कीमत है, जो बेरोजगारी की परिस्थितियां हैं, वो सबसे विकट है। लेकिन बावजूद इसके राजनीतिक शून्यता है। तो क्या इस देश में राजनीतिक तौर पर कृषि से जुड़े नेताओं का खात्मा हो गया? वो खत्म, क्योंकि एक लंबी फेरिस्त है और हमें लगता है इस फेरिस्त को जरा समझना चाहिए। याद कीजिए देवीलाल, वह भी किसानी से निकले हुए थे। चरण सिंह,
देवेगौड़ा, जगजीवन राम के दौर में तो वह कृषि मंत्री जब थे उसी समय हरित क्रांति हुई थी। राजेश पायलट, बलराम जाखड़, शरद पवार भी किसानी की चीजों को, यह अलग मसला है कि उन्होंने भी नव उदारवाद को अपनाया, मार्केट इकोनॉमी को उदाया, और जिस वक्त वह खुद कृषि मंत्री थे पार्लियामेंट के भीतर में सुषमा स्वराज ये कहते हुए उन पर चोट करती थी कि पूछ लीजिए शरद पवार से इस देश के भीतर में आलू और प्याज की क्या कीमत है, ये बता नहीं पाएंगे। यह चोट भी हुई है, लेकिन नेताओं ने किसानों की नब्ज को पकड़ा है। उसमें वसंत दादा पाटिल महाराष्ट्र के याद आएंगे, मुलायम सिंह यादव किसानी से निकले हुए थे, सोमपाल शास्त्री आपके जहन में आएंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे साहेब सिंह वर्मा, यह भी किसानी से निकले हुए थे, बंसीलाल हरियाणा के, वह भी किसानी राजनीति से निकले हुए थे, हरकिशन सिंह सुरजीत हो या प्रकाश सिंह बादल हो, इन्होंने भी किसानी की नब्ज को समझा। और इस प्रोसेस में अगर आंध्र प्रदेश चले जाइएगा तो राजशेखर रेड्डी, उन्होंने तो किसान को ही अलग जगाया था, तभी कांग्रेस वापस आ पाई थी 2004 में, याद कीजिए अगर तो। और राजनाथ सिंह भी मौजूदा वक्त में किसान परिस्थितियों से निकले हुए नेता हैं। तो क्या इस दौर में राजनीतिक तौर पर सत्ता के भीतर एक शून्यता है, कोई नेता नहीं है? और अलग अलग छिटपुट नेता जो हैं वो अलग अलग छोटी छोटी राजनीति में फंसे हुए हैं, इसलिए भारत के भीतर में एक राजनीतिक शून्यता है, क्योंकि आंदोलन किसानों का हर आंदोलन से बड़ा होते चला जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि क्या वाकई मीडिया वो एक पैना हथियार है सरकार के पास, जिसके जरिए वो बार बार इसी के इस्तेमाल के जरिए इस देश को हाँकना चाह रही है, चलाना चाह रही है? जिस भी शब्दों का इस्तेमाल कहना है करिए, लेकिन स्थिति सही मायने में ये हो गई, पहली बार आंदोलन के बीच में जो न्यूज़ चैनल्स थे उनको अपनी आईडी छुपानी पड़ी। आईडी का मतलब होता है जो माइक पकड़े होते हैं उसके ऊपर जो बूम लगा होता है उसमें उस चैनल का नाम लिखा होता है। लेकिन आंदोलन करने वालों ने उन्हें भी जब खारिज किया तो जो छोटे छोटे न्यूज़ चैनल या यूट्यूब चलाते हैं, जो उनके हाथ में कोई माइक नहीं होता है बल्कि लेपल होता है, इस तरह का लेपल होता है जैसे यहां लगा हुआ है, इस लेपल को ही हाथ में पकड़ के बड़े बड़े राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर वहां पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इस देश के भीतर में एक ऐसी शून्यता भी है और एक ऐसी अराजकता भी है जिसमें इस देश की मीडिया जो फोर्थ स्टेट था वह रियल स्टेट में तब्दील हो गई है। क्या रियल स्टेट का मतलब यह है कि हमको मुनाफा देखना है, हमको बिजनेस मॉडल देखना है, और सच इस देश का यही रहा है। इस देश के भीतर में मीडिया को बाकायदा स्वतंत्रता मिली, लेकिन उसने गुलामी हमेशा उस पूंजी की उस मुनाफे की जो उसके पास आती रहे। राजनीतिक तौर पर इस देश के भीतर में कभी भी पूंजी को अपने कब्जे में नहीं लिया गया। इंदिरा गांधी का दौर हो, राजीव गांधी का दौर हो, वाजपेयी जी का दौर हो, मनमोहन सिंह का दौर हो, कभी भी मीडिया इसलिए स्वतंत्र नजर आया क्योंकि वो राजनीतिक विचारधाराओं से उस रूप में नहीं जुड़ा था जहां राजनीति जो सोचे या सत्ताधारी जो सोचे वो जैसे मन चाहे हाँक ले। बिल्कुल नहीं, क्योंकि माध्यम अलग अलग थे। जो कि बिजनेस होता था वह जाहिर है एडवर्टीजमेंट का पैसा था, इसीलिए उसको टीआरपी रेट कहा जाता था। टीआरपी की एक रेस चल पड़ी इस देश के भीतर में। लेकिन मीडिया की स्थिति को मौजूदा सत्ता ने क्या समझ लिया और उसने उस नब्ज को दबा दिया जहां पर इस बात का जिक्र हो कि पैसा आपको जहां से आएगा वो पैसा देने वाला भी हमारे साथ खड़ा होगा या हमारे कब्जे में होगा। 2 बरस पहले याद कीजिए, छत्तीसगढ़ में एक किसान महिला ने कहा था कि उसकी आय दुगनी हो गई। उसकी रिपोर्ट को जब दिखाया गया तो उस प्रोग्राम को ब्लैकआउट कर दिया गया, उससे घबरा गए थे तमाम न्यूज़ चैनल। लेकिन मौजूदा वक्त का सच क्या है? मौजूदा वक्त का तो अनूठा सच है। जो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल है उसमें भी जो सबसे आगे खड़ा रहता है वो अपने तौर पर खोज के ला रहा है जो किसानों के खिलाफ खड़े हो जाएं, चंद शब्द बोल दे। वो एक ट्रेनिंग होती है और उसकी फेरिस्त में अगर आप देखिएगा, जैसे खास तौर से देवास से हमने देखा स्क्रीन पर राम विलास गुज्जर थे, मदुरई से भी एक किसान को लाया गया, शिमला से हरीश चौहान थे, उनको बुलवाया गया कि किस तरीके से किसान बिल किसानों के हित में है। रुड़की से मनमोहन भारद्वाज थे, हरदा से कमाल पटेल थे, दिनेश बजरंगी उज्जैन से थे। इन तमाम लोगों को कलेक्ट किया गया न्यूज़ चैनल के जरिए और उसको माध्यम किस रूप में किसने बनाया, कौन इसका सोर्स था, कैसे इन चीज़ों को दिया जा रहा था, बताया जा रहा था। इसका मतलब है कि मीडिया की भूमिका सत्ताधारी राजनीतिक दल के अनुकूल परिस्थिति बनाने में ही नहीं लग गई और उनकी बातों को दिखाने तक में नहीं बन गई, बल्कि रिपोर्ट्स भी जो ग्राउंड रिपोर्ट भी करेंगे वह भी सत्ता के लिए करेंगे। यानी इस बीच में जो फोर्थ स्टेट की भूमिका थी वह सीधे सीधे स्टेट में कन्वर्ट हो गई।
यह स्थिति आई है पहली। अब यहां से सवाल उठता है कि क्या इस देश के भीतर में जब कॉरपोरेट के प्रोडक्ट्स को बायकॉट करने का जिक्र किसानों ने किया तो फिर वो शब्द गायब कहां हो गए? मेन स्ट्रीम मीडिया ने क्यों जिक्र नहीं किया कि दरअसल जियो मार्ट का विरोध कर रहे हैं, किसान अडानी का विरोध कर रहे हैं, इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि कॉरपोरेट किस तरीके से सत्ता के साथ खड़ा है? इन बातों को क्यों नहीं दिखाया गया? तो एक सच यह भी है कि अगर आप इस देश के जो रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज है यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के भीतर जब झांक कर देखेंगे तो किस किस कंपनी में किस किस कॉरपोरेट का पैसा लगा हुआ है, तो कमोबेश हर न्यूज़ चैनल में कॉरपोरेट का पैसा लगा हुआ है। लेकिन जो सत्ता के करीब के कॉरपोरेट हैं जिसमें जिक्र बार बार कुछ खास कॉरपोरेट अंबानी अडानीज का जैसे होता है, अडानी तो उस रूप में मीडिया में नहीं आए हैं, लेकिन जो भी आए हैं उसमें न्यूज नेशन है, उसमें इंडिया टीवी है, उसमें न्यूज़ 24 है, उसमें नेटवर्क 18 है, उसमें एनडीटीवी के भीतर भी पैसा लगा है। शेयर्स कॉरपोरेट के जरिए खरीदे गए हैं अंबानी के पास, यह भी एक अलग है, उसमें मुकेश अंबानी का नाम है, उसमें महेंद्रा नाहटा जो अपने तरीके से एक इंडस्ट्रियलिस्ट और एसोसिएट है, लेकिन वो एसोसिएट अंबानी के साथ हैं, बोर्ड ऑफ रिलायंस में वो शामिल रहते हैं, अभय ओसवाल हैं, सबके रिश्ते देखिएगा। या फिर VCPL जो है, जो विश्व प्रधान कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड है, उसके भी जो डायरेक्टर्स हैं उनके भी रिश्ते किस रूप में रहे हुए हैं। तो ये एक अलग हिस्सा है, लेकिन यह समझने के लिए यह हिस्सा है कि ना सिर्फ न्यूज़ चैनल बल्कि जैसे जो आपके घर तक पहुंचाते हैं, जैसे हैथवे है, जैसे डेन है, इसके भी 50% से ज़्यादा शेयर अंबानीज यानी रिलायंस ने अपने तौर पर ले लिए। 51.34% रहेजा ग्रुप से रिलायंस ने लिए, तो समीर मनचंदा चलाते थे डेन, 58.92% उनसे भी अंबानीज ने खरीद लिया। यानी मीडिया को दिखाने कौन दिखाएगा? सवाल यहाँ मीडिया में भी उसी कॉरपोरेट की एंट्री हो गई जिस कॉरपोरेट को लाभ सरकार से मिलना है, जिस पॉलिसी को सरकार बनाएगी और उस पॉलिसी से लाभ कॉरपोरेट को होगा। तो ये एक ऐसी साइकिल है जिस साइकिल के भीरे में फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेट को आप मत खोजिए। अब सवाल यह है कि क्या वाकई एक ऐसी स्थिति आ गई है जिसमें विचार के तौर पर भी सत्ता प्रभावित करेगी? क्योंकि अलग अलग राष्ट्रीय अखबारों में भी अगर आप देखेंगे तो इस दौर में पहली बार विचार के पन्ने पर, जिसको ओपेड पेज कहते हैं या एडिटोरियल पन्ना कहते हैं, उसमें भी इस देश के कैबिनेट मिनिस्टर्स राइटअप लिखने लगे, चाहे वो वेंकैया नायडू साहब हो उपराष्ट्रपति के तौर पर हो, चाहे वो रविशंकर प्रसाद हो, चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान हो, चाहे प्रकाश जावड़ेकर हो, अलग अलग मंत्री भी आर्टिकल्स लिखने लगे और उनके आर्टिकल्स प्रमुखता के साथ अखबारों ने छापा और छाप रहे हैं और गदगद हो रहे हैं। इसके ठीक पैरेलल में ऐसे भी थे जो कि राज्यों के मुख्यमंत्री जोगी साहब जो हैं, उनके भी आर्टिकल्स अखबार में आने लगे, इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार में मान लीजिए आने लगे। तो आप क्या करेंगे? इसका मतलब यह हुआ कि सत्ता ने ना सिर्फ अपने अनुकूल परिस्थितियां बनाई बल्कि सत्ता जो एक समूचे इतिहास को ही बदलने पर आमदा है और डेवलपमेंट की फिलॉसफी और इकोनॉमिकल एस्पेक्ट या रेवेन्यू के जो भी तरीके होंगे उसको भी उसने अनुकूल कर लिया। और जो मीडिया हाउसेस थे उनके लिए रेवेन्यू के तरीके भी इस दौर में सिकुड़ने लगे हैं। तो मीडिया भी रेवेन्यू के पीछे भागता है, वो पॉलिटिकल फिलॉसफी के पीछे नहीं जा भागता है। कल कोई दूसरी राजनीतिक सत्ता आ जाएगी तो वह ऐसा नहीं है कि उसके साथ खड़ा हो जाएगा। और दुनिया भर में ये देखा गया है, अगर विकिलीक्स हो गया सामने निकल कर आया तो क्यों निकल कर आया? क्योंकि रेवेन्यू मॉडल जहां से आ रहा था वह उस राजनीतिक सत्ता से प्रभावित नहीं था जिस राजनीतिक सत्ता के खिलाफ विकिलीक्स निकल कर आया, पनामा पेपर्स निकल कर आए। लेकिन मौजूदा सरकार ने अपने तौर पर अगर उस रेवेन्यू मॉडल को ही अपने अनुकूल कर लिया तो वो रेवेन्यू किसके पास जाएगा? उस रेवेन्यू पर कब्जा सरकार का हो जाता है। इसीलिए वो ब्लैकआउट और अब इसके आगे चीज निकल गई है और इस दौर में रिपोर्टिंग भी उसके आगे निकल गई है। रिपोर्टिंग में सिर्फ सरकार की बात को नहीं बताना है, सरकार के लिए अनुकूल परिस्थिति बताने के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग करनी है। ये एक नई स्थिति है। यानी इस देश के भीतर में जो बोलते थे लोग, जिस रूप में बोलते थे, याद कीजिए एक वक्त नरेंद्र मोदी का भाषण खूब सुना जा रहा था जिस समय मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। तो कैसा तो नहीं है कि नहीं दिखाया गया, दिखाया गया। खासतौर से 15 अगस्त 2013 जब नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए सीधे सीधे देश के प्रधानमंत्री पर अटैक किया था, क्या उस भाषण को नहीं दिखाया गया था? दिखाया गया था। लोग देखना चाहते थे, मीडिया ने दिखाया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो मनमोहन सिंह थे, कोई दबाव नहीं था। या फिर याद कीजिए जब केजरीवाल थे, केजरीवाल जब संघर्ष कर रहे थे,
उस दौर में क्या न्यूज़ चैनल नहीं दिखा रहे थे? दिखा रहे थे अपने तौर पर। और केजरीवाल कॉरपोरेट्स का नाम भी लेते थे। ये अलग मसला है कि धीरे धीरे उनकी राजनीति भी फिसलन के साथ साथ उसी पॉलिटिक्स धारा में समाती जा रही है जिस राजनीतिक धारा के वो खिलाफ खड़े हुए थे। ये बात की बात है। कन्हैया कुमार याद कीजिए, जेएनयू में जो उनका भाषण था, क्या न्यूज़ चैनलों ने नहीं दिखाया था? वो खुलेआम कह रहे थे। उस समय तक भारत की राजनीति ने उस मर्म को नहीं पकड़ा था कि रेवेन्यू मॉडल न्यूज़ चैनलों के भीतर क्या होता है। उस वक्त तक सिर्फ प्रचार के पैसे को पकड़ा था, यानी प्रचार में पैसा जो दिया जा रहा था, जो हम आपको डाटा बता रहे हैं 2014 से अगर आप एवरेज देखेंगे तो 1100 करोड़ रुपए लगातार प्रचार जो हर बरस हो रहे थे, उसमें से 80% न्यूज़ चैनल और प्रिंट मीडिया को पैसा जा रहा था, जो कि टीआरपी करने पर एडवर्टीजमेंट जो विज्ञापन दाताओं से मिलता है प्राइवेट सेक्टर से, उससे कई गुना ज़्यादा था। टीआरपी के जरिए विज्ञापन दाता सारे न्यूज़ चैनलों में सिर्फ 2000 करोड़ रुपए बांटते हैं। वह अलग अलग हिस्सों में बढ़ते बढ़ते जहां पहुंचता है, यहां तो चंद लोगों को ही मैनेज करने की बात है और मैनेज कर लिया गया। इसके ठीक पैरेलल में सरकार का स्थिति को इस रूप में भी समझिए कि हमारे यहाँ का मीडिया जब कंसंट्रेट होता चला गया तो उसने एक बड़ी आबादी को इग्नोर कर दिया था शुरू में ही। इस देश के रूरल इंडिया की इकोनॉमी को, उसकी रिपोर्टिंग को कभी मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं पकड़ा। लगभग 83 करोड़ लोग रहते हैं ग्रामीण भारत में और वहां पर लगभग 784 भाषाएं बोली जाती है। 6 भाषाएं तो ऐसी हैं जिसमें 5 करोड़ से ज्यादा लोग बोलते हैं। 3 भाषाएं ऐसी हैं 8 करोड़ से ज्यादा लोग बोलते हैं। तो क्या उन भाषाओं से जुड़े हुए लोगों के लिए न्यूज़ चैनल नहीं होना चाहिए, रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए? यह भी एक सवाल है। सवाल इसके आगे का आया कि जो सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज ने बतलाया कि जो रूरल इंडिया की खबर पहले पन्ने पर छपती है देश के राष्ट्रीय अखबारों में, वह 1% भी नहीं होती है, 0.18%। और न्यूज़ चैनलों में जो टॉप न्यूज़ चैनलों में दिखाया जाता है वो 0.16% दिखाया जाता है। ये पहले राउंड था। इस दौर में मनमोहन सिंह को भी आप ला सकते हैं, उस दौर में भी यही ग्रामीण भारत की स्थिति थी। लेकिन उसके बावजूद भी तमाम स्टेट्स की कैपिटल में रिपोर्टर्स रखे जाते थे, तमाम बड़े शहरों में रिपोर्टर रखे जाते थे। धीरे धीरे आज की दृष्टि यह है कि सब स्टेट कैपिटल में आपको किसी भी बड़े न्यूज़ चैनल का रिपोर्टर, उसमें आप उड़ीसा ले सकते हैं, उसमें आप झारखंड ले सकते हैं। रांची में आपको कोई बड़े चैनल का रिपोर्टर फुल फ्लेजेड नहीं मिलेगा। फुल फ्लेजेड रिपोर्टर्स की स्थिति इस देश के भीतर में सिकुड़ती चली गई। इकोनॉमी सिकुड़ रही है, रेवेन्यू सिकुड़ रही है, और वो सिकुड़ी हुई रेवेन्यू और इकोनॉमी पर कब्जा इस देश की राजनीतिक सत्ता का है। अगर यह स्थिति मीडिया के साथ है और इन सब के बीच जो शहर में लोग रहते हैं, उसमें जो लोअर मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास है या अपर मिडिल क्लास है, उसको खेती की जानकारी नहीं है, वो नहीं समझ पाता है खेती की इकोनॉमी को, तो उस इकोनॉमी को और उसके कानून को जिस रूप में भी बताया जाएगा वह उसे ही सच मानेगा। और यही काम इस वक्त सरकार भी कर रही है। सरकार के मिनिस्टर्स तमाम कर रहे हैं, सारे मुख्यमंत्री जो बीजेपी शासित हैं वह इस बात को दिखा रहे हैं, क्योंकि मीडिया की भूमिका बहुत बड़ी होती है उनके विचारों को अपने अनुकूल करने की, क्योंकि मीडिया को अभी भी लोग फोर्थ स्टेट की दृष्टि से देखना चाहते हैं, देखते हैं या नहीं, देखना चाहते हैं। और ये स्थिति जो आती है लगातार, ये स्थिति बताने के लिए काफ़ी होती है कि हम जो दिखा रहे हैं वो सही दिखा रहे हैं। क्योंकि हमको एक घटना याद आती है, जब बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ उस समय वो राइटअप लिखा था, उनकी पहचान एक पत्रकार के तौर पर भी थी, और जब उन्होंने अंग्रेज सत्ता के खिलाफ लिखा तो उन पर सेडिशन चार्ज लगा दिया गया, राजद्रोह का मुकदमा उन पर दर्ज हो गया। उस समय बंबई की जो वर्किंग क्लास थी, जिन्होंने बाल गंगाधर के तिलक के उस आर्टिकल को भी नहीं पढ़ा था, वह भी सड़क पर उतर आई थी। किस लिए उतर आई थी? क्योंकि वो जर्नलिस्टों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है और उसकी जो राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उसको वो चाहती थी कि उसको खत्म ना किया जाए। इसी से चीजें निगरानी में आ सकती है। लेकिन मौजूदा वक्त में जिसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चाहिए, उसी ने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया। तो फिर क्या होगा और इसका असर किस रूप में किस तरह से आएगा? हमको लगता है इस दौर में मीडिया की इकोनॉमी में बड़ा वृहत काम हुआ है, क्योंकि मीडिया ही वो हथियार है जिसके ज़रिए आप जनता तक पहुंच सकते हैं। खास तौर से इस महामारी के दौर में तो खुले तौर पर ये निकल कर आया है। आप इसको ऐसे समझिए कि इस वक्त में, मौजूदा वक्त में लगभग 6% का ग्रोथ एडवर्टीजमेंट पर महामारी के दौर में इसलिए रहा क्योंकि लोगों के पास दूसरे कोई साधन नहीं थे। लोगों ने अखबार तक लेना बंद कर दिया था, लेकिन टेलीविज़न घर में है, उसी से खबरों को देखते समझते थे। और ये महामारी की दौर बना रहे और लोग घरों में कैद होकर सिर्फ न्यूज़ चैनल देखते रहें,
इसके पीछे सरकार ने भी खूब पैसा लगाया, अपने तौर से एडवर्टाइज किया। सबसे बड़ा एडवर्टीजमेंट तो उत्तर प्रदेश सरकार का इस दौर में चलता है, जो आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश 2 मिनट का विज्ञापन जो लाखों रुपए दिए जाते हैं, उसमें उन बातों का जिक्र किया जाता है जिन बातों की रिपोर्टिंग मीडिया को करनी चाहिए। चाहे वह गोरखपुर के अस्पताल का जिक्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश के भीतर लगते हुए इंडस्ट्रीज हो, चाहे वहां पर आ रहा हो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे पर वहां पर रोजगार की परिस्थिति हो, हम सब चीजों में बेहतरीन हो गए हैं। ये लगातार उस विज्ञापन में बताया जाता है और उस पर मुख्यमंत्री की बात चलती है, भाषण चलता है। सवाल है कि एडवर्टीजमेंट चलाइए, लेकिन उनकी जांच तो कीजिए, सही है यानी मीडिया का और क्या काम है। लेकिन मीडिया कन्वर्ट हो गई जब एडवर्टीजमेंट में, तो एडवर्टीजमेंट के पैरेलल में एक एडवर्टीजमेंट भी चलने लगा, एक खबरों के नाम पर एडवर्टीजमेंट। एक सरकार ने सीधे सीधे पैसा देकर अपने बजट में से पैसा काट के एडवर्टाइज किया और उसको मीडिया ने चलाना शुरू कर दिया। इस स्थिति में इस देश के भीतर में किसान आंदोलन हो रहा है। और किसान आंदोलन क्या वाकई इतना ऐतिहासिक है, जो कि इससे पहले के, चाहे वो सहजानंद सरस्वती के लेकर आंदोलन हो, चाहे वो तिभागा का 1946 का आंदोलन हो, चाहे वह अपने तौर पर टिकैत का आंदोलन हो, उससे आगे की स्थिति है क्या? क्योंकि जब हम सहजानंद सरस्वती के आंदोलन का आपसे जिक्र करते हैं तो हमें याद आता है कि उन्होंने जब आंदोलन किया था तो उसके बाद इस देश के भीतर में जो बड़े नेता थे, उसमें एनजी रंगा साहब थे, उसमें नंबूदरी पाल साहब थे, ये सभी साथ आकर खड़े हो गए थे। और उस समय जो अखिल भारतीय किसान सभा बनी थी, उसने उस जमींदारी प्रथा के खिलाफ देश भर में एक नया आंदोलन शुरू किया था, जिसमें लैंड टैक्स, जमीन पर जो टैक्स लिया जाता है उसको भी खत्म किया था। और याद कीजिए उनका आंदोलन बिहार के बिहटा में हुआ था, एक डालमिया शुगर मिल थी, उसको लेकर भी आंदोलन किया गया था। अलग अलग परिस्थितियों में आंदोलनों से कहीं मौजूदा आंदोलन आगे का तो नहीं है, क्योंकि संयोग से भारत की पूरी आर्थिक परिस्थितियों को समावेश अगर कीजिएगा तो उसमें यह आंदोलन किसी अक्स की तरह नजर आएगा। और उसमें मीडिया की भूमिका अगर सरकार के अनुकूल है और सत्ता के अनुकूल है, तो अगर अंबानी और अडानी का जिक्र आज किसान कर रहे हैं ये कहते हुए कि हम इनके प्रोडक्ट का बायकॉट करेंगे और आने वाले वक्त में, इसका मतलब ये है कि ये आंदोलन की दिशा धीरे धीरे उस कैपिटलिज्म या उस मार्केट इकोनॉमी के खिलाफ चली जाएगी, जो मार्केट इकोनॉमी 1991 के बाद से इस देश में न सिर्फ अपनाई गई बल्कि उसको और तीखा दर तीखा किया गया। और इस दौर में जितने समझौते थे, उन समझौतों पर, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर सरकार ने हस्ताक्षर भी किए और सरकार साथ भी खड़ी रही। अगर इस दौर में देखिएगा तो भारत के कॉरपोरेट्स को संरक्षण भारत की राजनीतिक सत्ता ने नहीं दिया। बाहर से इन्वेस्टमेंट आए, इसके लिए दरवाजे खोल दिए, एफडीआई के तमाम दरवाजे खोल दिए गए कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट तेजी से होने लगे। इस तेजी से इन्वेस्टमेंट हुआ कि उसको अब सेना के क्षेत्र में भी खोल दिया गया, डिफेंस का क्षेत्र भी खोल दिया गया, मीडिया का क्षेत्र खोल दिया गया, सारे क्षेत्र खोल दिए गए। और ये खुलते हुए क्षेत्रों ने जब सरकार को चिताया कि एक सोशल मीडिया भी चीज़ है, तो सरकार को यह भी समझ में आया कि अब उसको भी अपने अनुकूल करना है। इसीलिए ये जो कहा जाता है ना कि ओटीटी प्लेटफॉर्म, इसको कहते हैं ओवर द टॉप स्ट्रीमिंग जो है, इसके महत्व अगर इसके भीतर झांकिएगा तो इस देश के भीतर में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो टारगेट है वो 2023 तक माना जा रहा है लगभग 90 करोड़ लोगों को अपने दायरे में ले लेगा। जो मोबाइल फ़ोन है वह माना जा रहा है कि 2025-26 तक यह देश के 80 करोड़ लोगों को अपने कब्जे में ले चुका होगा। इसका मतलब है कि जो सोशल मीडिया जो आज की तारीख में चल रहा है, इसके भीतर की इकोनॉमी भी मजबूत हो रही है। और ये सच है, विज्ञापन में इसमें 2.3% की बढ़ोतरी हुई है इसी दौर में डिजिटल मीडिया के। और डिजिटल विज्ञापन अगर 2019 का आप देखिएगा तो 15,467 करोड़ रुपया विज्ञापन से डिजिटल मीडिया में काम करने वाले लोगों को लाभ हुआ है। अगर ये लाभ हुआ है तो ये और तेजी से ग्रो करेगा। और उस पर सरकार का अभी तक कब्जा नहीं था, तो उसने कब्जा करने का प्रयास किया। यानी धीरे धीरे इस देश के भीतर की इकोनॉमी ने अगर फोर्थ स्टेट यानी मीडिया के रेवेन्यू मॉडल को संकीर्ण किया और उस पर कब्जा स्टेट ने कर लिया, तो अगली स्थिति यह है कि जो सूचना तंत्र है और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वह भी सरकार अपने हिसाब से चलाएगी। और अगर अपने हिसाब से चलाएगी, लेकिन इन दोनों परिस्थिति में जब आमने सामने दोनों चीजें खड़ी होंगी तो क्या होगा? यह मौजूदा वक्त की ऐतिहासिकता का महत्व इसलिए है क्योंकि हम जिस इकोनॉमी को अपनाए हुए हैं, जिस सिस्टम को चला रहे हैं, वह इस देश के किसान मजदूर के लिए नहीं है।
इस देश को ओवरऑल दस्तावेजों में बताने के लिए हो सकता है 2 ट्रिलियन, 3 ट्रिलियन, 4 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन, लेकिन उससे इस देश के भीतर लोगों को लाभ होगा, क्योंकि असमानता आज की तारीख में 1914 से ज्यादा बुरी स्थिति में आ गई है। आज़ादी के बाद की जो बेरोजगारी थी उसको भी एट पार कर गई है। इसका मतलब है कि इकोनॉमी बढ़ेगी, उसमें जो 000 लगता है, 000, वह बढ़ेगा, लेकिन लोगों को लाभ नहीं होगा। तो क्या यह आंदोलन एक ऐतिहासिक मोड़ ले रहा है? यह भी एक सवाल है। और इन सवालों के बीच हमें लगता है एक आखिरी सवाल, इसका जिक्र फिर कभी करेंगे, मीडिया की भूमिका कैसे शून्य हो गई। लेकिन हमें पता नहीं क्यों एक नाम याद आता है, विनोद राय का। विनोद राय 2008 से 2013 तक इस देश के सीएजी थे, यानी सरकार का कच्चा चिट्ठा देखकर एनालिसिस करने वाली जो सीएजी होती है, उसको वो हेड कर रहे थे। उन्होंने 2G स्पेक्ट्रम घोटाला लेकर आया, बताया 1,76,000 करोड़ का घपला हो रहा है। कोल माइंस में जो एलोकेशन किए तो उसमें बताया 1,70,000 करोड़ का घपला हो रहा है। कॉमनवेल्थ गेम की स्थिति बताई, एयरक्राफ्ट उस समय जो सारी स्थिति बताई। लेकिन क्या आज की तारीख में हम कह सकते हैं 2G स्पेक्ट्रम के तहत किसी को जेल हुई? डी राजा कहां पर है? क्या हम कह सकते हैं कोल माइंस में किसी को जेल हुई? क्या हम कह सकते हैं कॉमनवेल्थ में किसी को जेल हुई? कलमाड़ी कहां पर है आजकल? ये सारी परिस्थितियां बतलाती हैं क्या उसके बाद जो सरकार आई उसने क्या किया? उसको नहीं चाहिए था कि आपने गलत बताया है, अगर देश तो एक दिशा से चलेगा। या फिर अगर आपने नहीं पूछा तो कोर्ट की भूमिका नहीं होनी चाहिए थी क्या? और इन दोनों की भूमिका नहीं थी तो मीडिया को सवाल नहीं करना चाहिए था क्या? उस पीरियड में जो कहा गया वो झूठ था, फरेब था, कोई जांच नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं, और इस आधार पे जी कोर्ट में चीजें खारिज हो गई। तो इसके मतलब क्या है? बनिस्पत विनोद राय को शुरुआत में बीसीसीआई एडमिनिस्ट्रेशन को 5 सदस्यों को संभालने वाली कमेटी में सौंप दिया गया, और उसके बाद उनको जो बैंक बोर्ड ब्यूरो है उसके चेयरपर्सन के तौर पर 2016 में उनकी नियुक्ति हुई, जो कि बताते कि दरअसल जो बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं, उनका बैड लोन जो है, जिसको हम लोग बार बार एनपीए कहते हैं, उससे कैसे निपटा जाए। स्थिति तो समझिए क्या स्थिति है। क्या कोई मीडिया ने इस दिशा में प्रयास किया? नहीं किया। अब सवाल यह है, जब आंदोलन हो रहा है उसको देखने का नजरिया न्यूज चैनलों की स्क्रीन या अखबार का पहला पन्ना होगा, या देखने का नजरिया अपनी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को समझते हुए होगा? यही तय करना है जनता को, और यही तय करना है इस देश को, और इस देश के पॉलिटिशियंस को भी यही तय करना है। स्क्रीन पर रेंगते हुए परिस्थितियों के बीच में खुद की स्थिति क्या है, यह जरूर देखना होगा। अन्यथा बीते 16 दिनों में 103 इंटरव्यू जो कैबिनेट मिनिस्टर्स के थे, प्राइम मिनिस्टर के थे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स के थे, 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के थे, उन इंटरव्यूज के जरिए आप कोई विचार बना लें तो फिर उसका कुछ कहा नहीं जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।